हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं इस बिग बैंग थ्योरी के बारे में कि बिग बैंग की थ्योरी क्या कहती है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग टेक्निक से पढ़ेंगे इसको और बहुत सारी नई बातें जानेंगे जिनसे आप अभी भी परिचित नहीं हो। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सभी लोग नहीं हो, कुछ लोग जानते होंगे उन सारी बातों को, लेकिन आपको आज थोड़ी सी क्लैरिटी होगी यहाँ पे कि आखिर ये सारी चीज़ क्यों। और बिग बैंग थ्योरी के दौरान हमें और बहुत सी कौन सी ऐसी बातें पता चली जो हम नॉर्मली नहीं पढ़ पाते हैं। उसके पीछे रीज़न होता है क्योंकि या तो सही गाइडेंस हमें नहीं मिल पाता या तो हमारी समझ विकसित नहीं हो पाती। तो आज उसी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। बिग बैंग थ्योरी का जो सिद्धांत था ये दिया था जॉर्ज लेमेंथियर ने। जॉर्ज लेमेंथियर बेल्जियम के एक पादरी थे, ठीक है। ये जो थ्योरी चली थी 1894 से 1896 के दौरान दी गई थी। दोस्तों, 1896 में आपको पता है डायनामाइट की खोज करते हुए अल्फ्रेड नोबेल जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, फाइनली। तो 1896 वही पीरियड है और 1896 में पहली बार ओलंपिक गेम भी शुरू हुए थे एथेंस में, ठीक है। आई थिंक मैं सही हूँ, जो मुझे याद आ रहा है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो उसी समय की बात मैं कर रहा हूँ, ये जॉर्ज लेमेंथियर जी हैं, ठीक है। 1894 यहाँ जो दे रहा है, अगर इसके एक साल में पहले चले जाऊँ 1893 में, तो विवेकानंद जी गए थे कहाँ पर, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में, वहाँ शामिल हुए थे और वहाँ उन्होंने अपना भाषण दिया था। वो 1903 था पीरियड, 1893, लेकिन यहाँ पे 94 to 96 की बात कर रहा हूँ। उसी समय इस बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत हमारे सामने आया। आइए बात करते हैं कि यह सिद्धांत किससे संबंधित है। यह सिद्धांत संबंधित है हमारे ब्रह्मांड से, हमारी आकाशगंगा से और हमारे सौरमंडल से। आखिर यह सिद्धांत इन तीनों के बारे में क्या कहता है, तो एक छोटे से फिगर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जॉर्ज लेमेंथियर ने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत की व्याख्या आगे चलकर रॉबर्ट बेगोनर ने की कब, 1967 में, 1967 में इसकी व्याख्या की, ठीक है। अगर हम भारत में बात करें तो 1965 में जो है पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था और 62 में चाइना के साथ, उसके 2 साल बाद, ठीक है। तो ये रॉबर्ट बेगनर ने इस चीज़ की व्याख्या भी की पूरे अच्छे तरीके से। तो आइए बात करते हैं कि क्या है ये बिग बैंग थ्योरी में। जॉर्ज लेमेंथियर ने सिर्फ एक बातें बताई मूल रूप से जो हम समझते हैं, वो ये कि पहले ब्रह्मांड जो था ये केंद्र बिंदु पर था और इसमें एक महाविस्फोट होता है। उस महाविस्फोट के दौरान चीज़ें फैलती हैं और देखिए पहले ये कंडीशन थी, जो आकाशगंगाएं हैं बिल्कुल पास पास हैं, यहाँ पे आकाशगंगाओं के बीच दूरी हुई और बड़ा हो गया प्लेट और बड़ा हो गया प्लेट, इसी तरह से प्लेट बड़े होते चले गए। मतलब कि उनके कहने का मतलब ये है कि इस विस्फोट के दौरान जो ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है वो आज भी जारी है। इस पॉइंट का नाम रखा गया विलक्षणता बिंदु और ये जो कार्य हो रहा है, फैल रहा है ब्रह्मांड का, ये प्रसार है। लेकिन हमें इतना ही नहीं समझना है, सिर्फ इतनी बातों को बता करके बिग बैंग थ्योरी को बता देना ये सही नहीं है। आखिर हम पूरी बात को समझते हैं और प्रयास करते हैं इतने ही बात को कि अलग से जॉर्ज लेमेंथियर ने किस तरह से दुनिया के सामने इस बात को प्रस्तुत किया। जॉर्ज लेमेंथियर ने कहा कि 15 अरब वर्ष पूर्व, कब, आपको ये भी याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी आता है, 15 अरब वर्ष पूर्व ये जो बिंदु था ना, ये सघन एक बिंदु था जो सघन था और गर्म था। सघन का मतलब होता है इसके पार्टिकल्स जो थे वो बिल्कुल पास थे और यानी सघन था, और गर्म, जब पार्टिकल किसी चीज़ के पास होंगे तो वो जाहिर सी बात वहाँ चीज़ें गर्म होंगी, तो ये गर्म था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक महाविस्फोट हुआ। इसी को नाम दिया गया कॉस्मिक एक्सप्लोजन माने ब्रह्मांड का विस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट, कॉस्मिक एक्सप्लोजन। और यही कॉस्मिक एक्सप्लोजन नाम पड़ा क्या, बिग बैंग। इसमें हुआ क्या, इसमें इन्होंने कहा कि इसके साथ ही समय, स्थान और वस्तु की व्युत्पत्ति हुई। मतलब ये 3 चीज़ें हमारे सामने आई जब ये महाविस्फोट हुआ। उस महाविस्फोट के दौरान हमारे सामने 3 चीज़ें आई, एक तो समय, दूसरा स्थान
और तीसरी वस्तु। अभी आप नहीं समझ पाए होंगे, मैं आगे बताता हूँ आपको, अभी सब समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही ये 3 चीज़ आया। जैसे आज हम लोग का समय चल रहा है ना, ये समय की व्युत्पत्ति उसी समय से शुरू हुई। कब? जब से इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है। भाई समय कब से चल रहा है बताओ आप, समय कब से चल रहा है? कोई आपसे पूछे कि समय जो घड़ी है ये कब से चल रही है, तो आप क्या बताओगे? जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब से हुई है? अभी तो आपको बताया गया कि बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से। ये जो थ्योरी है इसके माध्यम से नहीं, इसके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे ब्रह्मांड था और विस्फोट हुआ और यहीं से समय जो है स्टार्ट होता है। ठीक है। इसके बाद स्थान, किसी भी प्लेस को कब से डिनोट किया जाने लगा? ये सौरमंडल हो, ये मंदाकिनी हो, आकाशगंगाएं हो, ठीक है, तारा हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, क्षुद्र ग्रह हो, कुछ भी हो, कोई भी खगोलीय पिंड हो, ये स्थान कब से डिसाइड होने लगा? जब से ब्रह्मांड है। कोई भी चीज़, वस्तु कब से कहलाने लगी? जब से ब्रह्मांड है। तो ये 3 चीज़ों की व्युत्पत्ति हुई। कुछ समय पश्चात जब तापमान धीरे धीरे कम होने लगा तो मूल कण और प्रतिकण 2 तरह के पार्टिकल्स मिले। ध्यान दीजिएगा, देखिए थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ में लेके चल रहा हूँ क्योंकि सभी बातों को एकदम आराम से कह देना सही नहीं है। मैं अभी आगे बताऊँगा आपको कि मूल कण और प्रतिकण होते क्या हैं। अभी आप खाली इतना समझो कि कुछ समय पश्चात जब तापमान कम हुआ, तापमान डाउन होने लगा, तो 2 तरह के पार्टिकल्स मिले। एक पार्टिकल मिले जिसको मूल कण बोलते हैं, दूसरा पार्टिकल मिले जिसको प्रतिकण बोलते हैं। मूल कण मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स और प्रतिकण मतलब एंटी पार्टिकल्स। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। सभी चीज़ें बताऊंगा आपको, आराम से खाली आप सुनते चलें। फिर क्या हुआ कि यह मूल कण और प्रतिकण दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? एटम बनाते हैं, परमाणु की रचना करते हैं। कुछ समय पहले तक परमाणु को स्वतंत्र माना जाता था। जो सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसे हम लोग क्या कहते थे? उसी को तो हम लोग परमाणु कहते थे। अरे आप लोग याद करो ना, जब आप 9th-10th में पढ़ रहे थे तब तक यह खोज नहीं हुआ था। यह भी हाल ही के खोजों के अनुसार ये डिसाइड हुआ है कि भाई एक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं और कुछ एंटी पार्टिकल्स होते हैं। ये तब नहीं था, अभी हाल ही के खोजों में ये सारी नई नई बातें पता चली हैं। तो फिर भी हम लोग अगर पता थी भी तो भी हम लोग के छोटे सिलेबस में नहीं देता था। हम लोग के छोटे सिलेबस में यही सिखाया जाता था कि जो किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, सबसे न्यूनतम कण, वो परमाणु होता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि परमाणु भी 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक फंडामेंटल पार्टिकल्स, एक एंटी पार्टिकल्स। ठीक है। कुछ समय पश्चात, समय मतलब यहाँ समय बात करूँ मैं मिनटों में, ये जो पीछे काम हुआ था ये काम सेकंडों में हुआ था और अभी ये काम मिनटों में हो रहा है। जब ये परमाणु बन के तैयार हो गए तो यहाँ पे बना ताप नाभिकीय रिएक्टर, मतलब ग्लैंड, एक बड़ा ताप नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, ग्लैंड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, ये बन के तैयार हुआ। इसके बाद ये बना क्यों, आप सुनते जाइए। देखिए अगर परमाणु बना है, ठीक है, तो क्या इस परमाणु में नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन जैसी कोई ना कोई प्रक्रिया तो शुरू होगी हुई। क्यों होगी? क्योंकि भाई देखो परमाणु है और एक तो पिंड जो है सघन है, ऊपर से गर्म है, महाविस्फोट हुआ है, लेकिन उस विस्फोट के दौरान जो ऊर्जा जनरेट हो रही है उसकी वजह से इस ताप नाभिकीय रिएक्टर का अस्तित्व हमारे सामने है। इसी के परिणाम स्वरूप हुआ क्या, सुनते जाइए। इसी के परिणाम स्वरूप जो हाइड्रोजन के नाभिक थे वो हीलियम परमाणु के नाभिक बनने शुरू हो गए। मतलब पूरा का पूरा हाइड्रोजन कन्वर्ट होने लगा किसमें? हीलियम में। किसके परिणाम स्वरूप? इस ताप नाभिकीय रिएक्टर के परमाणु स्वरूप। लेकिन ये किसके परिणाम स्वरूप हुआ? ये हुआ था परमाणु थे तभी तो ये काम शुरू होगा, क्योंकि परमाणु अगर नहीं होते हैं, या हम बात कर लें फंडामेंटल पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स अगर नहीं होते तो क्या ये काम शुरू होता? नहीं होता। और यहाँ पे ये काम शुरू हुआ, इसकी वजह से ये काम शुरू हुआ और इसी तरह से हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होने शुरू हो गए। कुछ ही समय पश्चात हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल बनने लगे। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बनने लगे और ये बादल संकुचित होकर आकाशगंगाओं एवं तारों का निर्माण करने लगे। सारे बादल धीरे धीरे संकुचित होने लगे और इस तरह से हमारे सामने आकाशगंगा आई और तारे आए। देखिए कोई नहीं जानता है कि शुरू में क्या हुआ था, आखिर कोई इस तरह का विस्फोट था या नहीं था या क्या था, कोई भी नहीं जानता। लेकिन जो वैज्ञानिक है ना, वो किसी न किसी चीज़ को आधार मानकर अपनी व्याख्या देते हैं।
कोई सिद्धांत देते हैं, तो ये कोई अपना पर्सनल टच नहीं है कि मेरा पर्सनल व्यू है कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, और आपको भी इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस पर अपना पर्सनल विचार देना चाहते हो तो आपका पर्सनल है, लेकिन हमको तो वही लेके चलना है जो दुनिया वाले मानते हैं। दुनिया वाले क्या मानते हैं? वो तो मानते हैं बिग बैंग थ्योरी को, और मैं सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये बिग बैंग थ्योरी आखिर कैसे कह रही है कि ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही, इतना बात तो समझ में आता है, लेकिन आकाशगंगा और तारों का निर्माण भी कैसे हुआ, तो ये आप बता सकते हैं कि जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगे तो उसके जो बादल थे वो संकुचित होकर आकाशगंगाओं एवं तारों का निर्माण करने में मदद करते हैं। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि हाइड्रोजन हीलियम में क्यों बदल रहे थे, तो आप आसानी से बता सकते हो कि ताप नाप की रिएक्टर के कारण। ठीक है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर के कारण ऐसा हो रहा था। कोई पूछ सकता है कि थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर की बात कहाँ से आ गई, तो आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे परमाणु मौजूद था। परमाणु मौजूद था, वो परमाणु कैसे मौजूद था? क्योंकि वहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स मौजूद थे। ठीक है, वहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स मौजूद थे, इसी वजह से ये सब क्रियाएं हो रही हैं और एक के बाद एक क्रियाएं चलती चली जा रही हैं। इसके बाद है दोस्तों, सूर्य तथा अन्य तारों के संगठन का लगभग 98% भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम का बना हुआ है। ठीक है, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य की बात कर लीजिए, चाहे आप अन्य तारों की बात कर लीजिए, इनका 98% हिस्सा हाइड्रोजन तथा हीलियम का बना हुआ है। इसीलिए तो इनमें नाभिक की संलयन जारी है। अगर नाभिक की संलयन नहीं होता तो इनके अंदर से ऊर्जा जनरेट नहीं होती। अब अगर हम बात कर लें स्टार की, तो याद रखिए कि स्टार का जो केंद्रीय भाग है, तारे का जो केंद्रीय भाग है, उसके पदार्थ के नाभिकीय संलयन के कारण ये गर्म होता है। ठीक है, अगर नाभिकीय संलयन नहीं होता तो भाई ऊर्जा कैसे निकलती वहाँ से, तो उसी के कारण वो गर्म हो रहा है और इसी वजह से प्रकाश का उत्सर्जन भी शुरू हुआ। अगर नाभिकीय संलयन की प्रक्रियाएं बंद हो जाएं तो फिर प्रकाश उत्सर्जन बंद हो जाएगा। कोई भी ग्रह, कोई भी उपग्रह ऐसा नहीं है जिसमें नाभिकीय संलयन की क्रियाएं हो रही हों, इसलिए उनका कोई अपना प्रकाश नहीं है। जितने भी क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉयड वगैरह हैं, उनका भी अपना प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे नाभिकीय संलयन की क्रियाएं नहीं होती हैं। तो कुल मिला जुला के ये जो प्रकाश दिख रहा है, यहाँ पे नाभिकीय संलयन की बात है। और नाभिकीय संलयन होगा कब, नाभिकीय संलयन कब होगा, उसकी क्या कंडीशन है? उसकी कंडीशन ये है कि अगर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते रहेंगे तो ऐसा होगा। तो अगर बात आती है कि कितने हाइड्रोजन और कितने हीलियम है, तो आप जान लीजिए कि हाइड्रोजन और हीलियम, पूरा ब्रह्मांड ही हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। अभी हम देखें ना ऊपर कि किस तरह से आकाशगंगा और तारे बने, ये हाइड्रोजन हीलियम तो बने हैं। तो हमको ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि कितना हाइड्रोजन और कितना हीलियम है पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम ही भरा पड़ा है। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए, प्रकाश का उत्सर्जन शुरू हुआ तथा केंद्रीय भाग में भारी पदार्थों का संगठन होने लगा। इसी वजह से कहा जाता है कि जो इसके सेंटर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, भारी होगा। ठीक है, बिग बैंग के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, ठीक है, मतलब कि महाविस्फोट के बाद, इतने साल बाद, ठीक है, आज से, अगर हम आज की बात करें तो आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ। ये सौर मंडल तुरंत नहीं विकसित हो गया था, ये अभी कितने में, देखिए, महाविस्फोट हुआ हमने पढ़ा 15 अरब वर्ष पूर्व, लेकिन हमारा सौर मंडल कब विकसित हुआ? हमारा सौर मंडल विकसित हुआ 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, और इस सौर मंडल में ग्रहों और उपग्रहों का विकास हुआ। तो कैसे ग्रह उपग्रह आते हैं, ये मैं जब ग्रहों पर आऊँगा तब वहाँ मैं आपको बताऊँगा। हाँ, यहाँ थोड़ी सी और आप क्रिटिकल जो कंडीशंस थी, फंडामेंटल पार्टिकल्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक आकाशगंगा जो होती है ना, इस तरह के कुछ आकार में होती है। ठीक है, सर्पिलाकार, उसका जो हम देखते हैं साइज आकार, वो कैसा होता है, सर्पिलाकार। आज आकाशगंगाएं सुपर क्लस्टर के रूप में पूंजीभूत हैं। ये पूंजीभूत आकाशगंगाएं एक दूसरे पुंजों से लगभग 100 से 400 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर हैं। ठीक है, एक दूसरे पुंजों से लगभग 100 से 400 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर हैं। ठीक है, कौन सी, मैं आकाशगंगा की बात कर रहा हूँ और उनके पुंजों की बात कर रहा हूँ। पुंज मतलब ये पुंज, ठीक है, ये पुंज होते हैं।
किनारे। तो ये इतनी दूरी में बात कर रहा हूँ कि ये 100 से 400 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि एक आकाशगंगा कितनी बड़ी हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि एक प्रकाश वर्ष मतलब होता है प्रकाश के द्वारा चली गई एक वर्ष में कुल दूरी। अब प्रकाश चलता कितना है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आप काउंट कर लो कि एक प्रकाश जो है वो 100 से लेकर 400 मिलियन प्रकाश वर्ष कितना बड़ा डिस्टेंस होता है। उतनी बड़ी आकाशगंगाएं होती हैं। हम तो उसका एक छोटा सा हिस्सा मात्र हैं और हमारे ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं, गिनती नहीं है उनकी कोई कितनी आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, अपने निर्माण काल के समय से ही प्राप्त आवेग के कारण इनके मध्य की दूरी बढ़ती जा रही है। ध्यान से जोड़िएगा कि शुरू से हम देख रहे हैं कि जब से महाविस्फोट हुआ तब से ही अन्य के बीच में दूरी बढ़ती जा रही, प्लस इनके बीच में भी फैलाव जारी है। ये आकाशगंगाएं पहले आकार में छोटी थी, अभी आकार में बड़ी होती चली जा रही हैं। विश्व के सुविख्यात भौतिक विज्ञानी जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्टीफन हॉकिंस। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग, इनका नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है। मैं कभी इनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। स्टीफन हॉकिंस ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है समय का संक्षिप्त इतिहास। इंग्लिश में बात करता हूँ, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक है, और इन्होंने बताया है कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व और नवीनतम खोजों के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ये पुरानी खोजों के अनुसार है। नई खोजों के अनुसार जो समय का आंकड़ा निकला वो कितना है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व मटर के एक दाने के रूप में था। ये मैं किसकी बात बता रहा हूँ, ये मैं स्टीफन हॉकिंस की बात बता रहा हूँ। ठीक है, इनकी बात बता रहा हूँ। इस समय अगर धरती पे कोई सबसे बड़ा वैज्ञानिक है मेरे हिसाब से तो यही है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं अस्तित्व के इसका ब्रह्मांड का अस्तित्व एक मटर के दाने के रूप में था। इसके पश्चात बिग बैंग का सिद्धांत का समर्थन करते हुए यह कहते हैं कि महाविस्फोट की प्रक्रिया हुई। महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का स्वरूप विस्तृत हुआ। आज वही मटर के दाने का आकार ब्रह्मांड के असीम और अनंत के रूप में हमारे सामने मौजूद है। अमेरिकी खगोलविद, उनका नाम था एडविन हब्बल। ठीक है, एडविन हब्बल ने कहा कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है और इनके बीच की दूरी को बढ़ना अगर हमें समझना है तो हमें समझना पड़ेगा डॉपलर प्रभाव को। तो मैं आपको अगले वीडियो में डॉपलर प्रभाव के बारे में बताऊंगा और डिटेल से समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों कि डॉपलर प्रभाव है क्या। ठीक है, तो अभी आप खाली इतना समझिए कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है और उसका मेन फैक्ट क्या है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं भाई ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। कोई और टेक्निकल रूप से जानना चाह रहा है तो आप बोल सकते हैं कि डॉपलर प्रभाव के कारण। अब हम बात कर लेते हैं मूल कण, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे ना तो आपके मन में यही बातें रही होंगी कि सर आप आपने जो फंडामेंटल पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स बताया उसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनका योगदान क्या था, कैसे दोनों मिलकर परमाणु बन जाते हैं और फिर जो है थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर की प्रक्रिया जो शुरू होती तभी तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। तो आप सब चीज़ों को देखिए, कोई एक वीडियो में आप ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कितना समझ में आया। जब एस्ट्रोनॉमी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, 1 2 3 पार्ट और आ जाए, फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा अपने आप। ठीक है, आइए आगे देखते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। अगर इसके बारे में आप जानना चाहें तो इसका मतलब यह है कि वे कण जिनका निर्माण किसी अन्य कणों से नहीं हुआ है, किसी अन्य कणों से नहीं हुआ, मतलब जो किसी और चीज़ से मिलकर नहीं बना है। यही तो है मूल माने क्या होता है, जो स्वतंत्र रूप से अपने आप हुआ, किसी से मिलकर नहीं बना हो, मूल। ठीक है, वह अन्य कणों से नहीं बना हो, जिनकी कोई संरचना नहीं होती है, वही क्या होते हैं, मूल कण होते हैं। बता दूं आपको कि पहले ये माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 3 मूल कण हैं। तो हम लोग को बचपन में सिखाया जाता था कि ईट पर नाच, ईट माने ई से इलेक्ट्रॉन और ट से माने जे थॉम्सन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की थी। प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड। तो क्या हो गया, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ईट पर नाच, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। ठीक है ना, तो ये 3 चीज़ें हम लोग पढ़ते थे। ये सही था, बिल्कुल सही था कि पहले जो है इन 3 चीज़ों को ही मूल कण मानते थे, परंतु आज मूल कणों की संख्या 30 के ऊपर पहुंच गई है। कितने की, 30 के ऊपर पहुंच गई हैं। और इसी 30 में 2 नाम आपको सुनने के लिए मिलते हैं, फोटॉन और ग्रेविटॉन।
फोटान और ग्रेविटान। अगर हम आपको बात करें मूल कण के अस्थायी कणों की, तो जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, पॉजिट्रॉन हो गए, और इसके अलावा एंटी प्रोटॉन हो गए, ग्रेविटान हो गए, ये सारे क्या होते हैं, ये अस्थायी कण होते हैं, स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, स्टेबल अस्थाई होते हैं, ठीक है। और अगर हम अस्थाई पार्टिकल्स की बात करें, अनस्टेबल पार्टिकल्स की बात करें तो जैसे न्यूट्रॉन और सभी प्रकार के मेसान, ये अस्थाई होते हैं। देखिए मूल कण फंडामेंटल के अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक स्टेबल पार्टिकल है, एक अनस्टेबल पार्टिकल है। स्टेबल माने जो स्थिर होते हैं, अस्थाई होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। वहाँ कौन कौन से, यहाँ मैंने न्यूट्रॉन नहीं डाला ना। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, ग्रेविटान, ये सारे स्टेबल हैं। लेकिन जो न्यूट्रॉन है और सभी प्रकार के मेसान, ये जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि भाई फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ऐसे कण जिनका निर्माण किन्हीं अन्य कणों से नहीं होता है, जिनकी अपनी कोई संरचना नहीं होती है, वही मूल कण कहलाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, जैसे अगर हम लोग हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि भगवान शिव को किसने बनाया, कोई जवाब नहीं है। वो मूल हैं, वो आधार हैं, है कि नहीं। तो फिर वहाँ बात खत्म हो जाती, उसके पीछे हम जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरह से वैज्ञानिकों ने जो अब तक पता लगाया है कि कुछ ऐसे कण होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका निर्माण किसी अन्य कणों से नहीं हुआ है, वो क्या कहलाते हैं, वही हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल तो हम लोग बचपन से जान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हालांकि आज इनकी संख्या 30 तक पहुंच गई है। तो प्रोटॉन और ग्रेविटान ये 2 नए हैं, बिल्कुल नए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ बता दिया। साथ ही साथ हमने इसमें बात किया स्टेबल पार्टिकल्स और अनस्टेबल पार्टिकल्स के, ठीक है। अब देखिए प्रतिकण क्या होते हैं, एंटी पार्टिकल क्या होते हैं। जब 2 कण आपस में मिलने पर एक दूसरे का पूर्ण विनाश कर देते हैं, बात को समझिएगा। जब 2 कण आपस में मिलने पर एक दूसरे का पूर्ण विनाश कर देते हैं, मतलब एक दूसरे से लड़कर समाप्त हो जाते हैं, तो उनमें से एक कण दूसरे कण का एंटी पार्टिकल या प्रतिकण कहलाता है, ठीक है। उसमें से एक कण दूसरे कण का प्रतिकण कहलाता है। देखिए अगर ये दोनों मिल गए ना तो विनाश होगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म हो जाएंगे। वही वाली हाल हो गई, जैसे शेर हिरन आप नहीं मान सकते हो, क्योंकि शेर हिरन एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल दें तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए समझिए बात को, अगर शेर हिरन है, दोनों में लड़ाई होगी तो शेर हिरन को खा जाएगा, तो एक तो बच गया ना। लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि 2 कण आपस में मिलने पर एक दूसरे का पूर्ण विनाश कर देंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे, दोनों शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो वही बात करते हैं, यदि वे कण आवेशित हैं तो उनके आवेश विपरीत होते हैं। देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल्स है वो है पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल से तो कौन है, पॉजिट्रॉन। अगर इस पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से मिला दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो जाएगा और पॉजिट्रॉन भी खत्म हो जाएगा। उसी तरह से प्रोटॉन है, इसका जो है एंटी प्रोटॉन, इसका क्या है, एंटी कण है या प्रतिकण है, ठीक है। तो हर जितने भी मूल कण हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उन सभी फंडामेंटल पार्टिकल से कुछ तो अभी खोज नहीं हुआ, बाकी मैक्सिमम का खोज लिया गया है कि उसका एंटी पार्टिकल्स क्या होगा, ठीक है। अब तक लगभग सभी कणों के एंटी पार्टिकल्स खोजे जा चुके हैं, किंतु 2-3 ऐसे भी हैं जिनका वह स्वयं ही क्या है, एंटी पार्टिकल्स हैं। जैसे फोटान अपना ही क्या है, फोटान जो है वो फोटान ही एंटी पार्टिकल्स है। जैसे प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन था, उसी तरह से फोटान का एंटी फोटान ही क्या है, एंटी पार्टिकल्स है। तो 2-3 ऐसे कण हैं जो इस तरह के हैं। तो अभी दोस्तों इस वीडियो को देख करके आपको सिर्फ इतना जानने का प्रयास करना है कि देखिए फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ इस बिग बैंग थ्योरी के बारे में, कि अगर आपसे कोई पूछे कि बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, तो आपको बोलने का जो वे होगा वो क्या होगा, आपके बोलने का वे ये होगा कि बिग बैंग थ्योरी में ये कहा जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक मटर के दाने में संकेंद्रित था, जिसकी वजह से वो बहुत ही सघन था तथा बहुत ही गर्म था। गर्म क्यों था, क्योंकि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ही नज़दीक थे, उसकी वजह से उसमें नाभिकीय संलयन जैसी प्रक्रियाएं शुरू हुई। जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो सघनता अधिक होने के कारण उसमें एक महाविस्फोट हुआ। उस महाविस्फोट के दौरान क्या हुआ, उस महाविस्फोट के दौरान भाई कहीं अगर बम लगा के उड़ाएंगे घर को तो पूरा घर क्या होगा, उड़ जाएगा, मतलब हर दीवारें गिर जाएंगी, पूरा छत ढह जाएगा। ठीक उसी तरह से इस महाविस्फोट के दौरान उसकी जो द्रव्यमान थे, जो पदार्थ थे, वो फट गए
और क्या हो गए, ब्रह्मांड में फैलना शुरू हो गए। वो फैलाव अभी तक जारी है, वो फैलाव अभी तक जारी है। यही बिग बैंग की थ्योरी है। इसके अलावा बिग बैंग की थ्योरी ये कहती है कि जब महाविस्फोट हुआ तो महाविस्फोट के दौरान तीन चीज़ों की व्युत्पत्ति हुई, समय की, स्थान की और वस्तु की। तीन चीज़ों की व्युत्पत्ति हुई, समय, स्थान और वस्तु की व्युत्पत्ति हुई। उसके तत्पश्चात जब ये तीनों हमारे सामने आए, उसके तत्पश्चात दो तरह की चीज़ें, दो तरह के पार्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने जाना, एक फंडामेंटल पार्टिकल्स, एक एंटी पार्टिकल्स। ये दोनों पार्टिकल ही मिल करके एक परमाणु की रचना करते हैं। परमाणु, जब ढेर सारे परमाणु होते हैं तो वहाँ पे थर्मो न्यूक्लियर रिएक्टर का जन्म होता है और वहाँ से फिर क्या होता है, दोनों में नाभिक की संलयन की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। उसके दौरान ही क्या हुआ, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना संभव हुआ। बाद में यही हाइड्रोजन हीलियम के बादल संकुचित होकर आकाशगंगा और तारों का निर्माण करते हैं। यही तारे जिनके अंदर नाभिक की संलयन की प्रक्रियाएं चल रही हैं, वो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं और उनके केंद्रीय भाग ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो जब तक नाभिक की संलयन की प्रक्रिया चलेगी तब तक क्या होगा, तब तक प्रकाश का उत्सर्जन होगा। जिस दिन नाभिक की संलयन की प्रक्रियाएं खत्म हो जाएंगी उस दिन उस तारे की मृत्यु हो जाएगी। क्या तारे भी मरते हैं क्या? हाँ, तारे भी मरते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि तारे कैसे मरते हैं, कैसे तारों की मृत्यु होती है। ठीक है, तो बहुत डिटेल से हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे क्या सूर्य एक तारा है। अगर आप सूर्य को एक तारा मानते हैं तो क्या सूर्य की मृत्यु होगी? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, सूर्य की भी मृत्यु होगी। तो कैसे हम जानेंगे कि किसी तारे की मृत्यु कैसे होती है, क्या कंडीशन होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि ये थोड़ा सा टेक्निकल था लेकिन आपको समझ में आया होगा। देखिए, आप किसी एक दो तीन वीडियो को देखकर नहीं बता सकते, कम से कम 10 पार्ट देखिए खगोलिकी के, तब आपको पूरा ओवरव्यू समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या है। और कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात आपसे कि प्लीज़ 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 मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर वीडियो पे ऐड आता हो तो उस ऐड पे ज़रूर क्लिक किया करिए, उस ऐड को स्किप मत किया करिए। देखिए, 40-50 सेकंड आप अपने जीवन में बचा के कुछ नहीं कर सकते। मैं इतना मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ आपको, तो यार मैं अगर आपसे एक बात कहता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं सुनते मेरी बात को? प्लीज़ मैं सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ। कुछ लोग हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जिनको बारे में मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर सकता, कि जितना भी तारीफ़ करो कम है। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कमेंट में बोलते भी हैं कि सर हम लोग पूरा ऐड देखते हैं, लेकिन मैं और लोगों की बात कर रहा हूँ। प्लीज़ भाई, आप लोग पूरा ऐड देखा करिए, 30-40 सेकंड बजा के कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।